हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्विश शाह इनोवेट क्लासेस से। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप साल का 20 से 25 लाख रुपया इक्विटी मार्केट से कमा सकते हो। जी हाँ, ये सच है कि आप कमा सकते हो, मगर क्या उसके लिए आपको नॉलेज, एडुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी? वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है हर्ष सर, जो खुद एक इक्विटी फर्म रन करते हैं। सो हेलो गाइस, एज वी ऑलवेज नो कि इक्विटी मार्केट से बड़ा पैसा बन सकता है। और आपने शायद बहुत सारे लोगों से ये सुना भी होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए लाखों रुपए कमाते हुए यूट्यूब पे देखा भी होगा। बट एट दी एंड क्वेश्चन रिमेन्स दी सेम, क्या मैं भी मार्केट से इतना पैसा कमा सकता हूँ? मतलब क्या आप भी स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हो? द आंसर इज यस। 20-25 लाख क्यों, लोग तो 1-1 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। सर, 1 करोड़ का जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको कैसे लगता है, हाउ डू वी गो अबाउट दिस? ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ व्हाट आई डिड, क्योंकि मुझे भी बचपन से ना बहुत स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं मेहनत क्यों करूँ। जनरली एवरीवन थिंक्स यार कि क्यों इतनी मेहनत करनी है ना, क्यों इतना पढ़ाई लिखाई करूँ। स्टॉक मार्केट ईजी है, उससे ही पैसे बना लूँगा। सो आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। मैंने 6 महीना ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके थोड़ा पैसा बना लिया, बट सिर्फ 10 दिन में पूरा पैसा साफ हो गया। एंड देन आई केम टू अ कंक्लूजन कि भाई ऐसा हुआ क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि मैंने ना एक्चुअली स्टॉक मार्केट को सीखा ही नहीं था। मैं सिर्फ रैंडम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहा था, थोड़े बहुत पैसे बन गए और फिर एक ही दिन में सब कुछ खत्म। अगले 1.5 साल मैंने मार्केट को सिर्फ सीखा और समझा कि एक्चुअली में मार्केट चलता कैसे। और इस जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज पे फोकस किया, बिकॉज मुझे चाहिए था कि यार मैं पक्का ट्रेडिंग करने का है, पक्का इन्वेस्टिंग करने का है, तो प्रॉपर नॉलेज चाहिए। मैंने CFP कंप्लीट किया, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। देन आई कंप्लीटेड CWM, दैट इज चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। मैंने NCFM, NISM के मल्टीपल सर्टिफिकेशंस किए। तब जाके मुझे इतना नॉलेज आया और आज लकीली हम लोग मार्केट से अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। सो क्या हम आज ये बताना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस को कि पहले आपको नॉलेज लेना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में सही तरीके से हम जा सकते हैं? आई थिंक 100%। मतलब इवन मेरी कंपनी में भी, जो आप मेरी कंपनी को देखोगे तो उसका जो मेन विजन है दैट इज सिंपल, टू क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी। बिकॉज आई टेल यू अ नंबर, इन इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी इज ओनली 26%। और दैट इज़ लोअर देन द नॉर्मल लिटरेसी रेट। या सो मैं जब US में देखता हूँ या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखता हूँ, ये 60-70% या 80% का नंबर है, और इंडिया में सिर्फ 26। ओके, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है सर आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ट्रेडिशनली चलती आ रही है, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा कम कवर किया जा रहा है। बट ऑफ कोर्स मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज दैट्स अ फाउंडेशन जो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। बट अ स्टूडेंट ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। मतलब मेरे पास तो हमेशा ऑप्शन था ना कि भाई भले मेरे एजुकेशन सिस्टम ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे को स्कूल में ये नहीं सीखने मिला, तो मैं कहीं से तो सीखूं। एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट, आई डिसाइडेड टू गो फॉर सम प्रोफेशनल डिग्रीज इन दैट मैनर। तो ये जो ऑडियंस है या जो यंगस्टर्स है आज के ना, उनको भी ये करना चाहिए कि भाई आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको इन एरियाज का प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। सो आपको क्या लगता है सर, ये प्रोफेशनल डिग्रीज लेने पर आपका जो रिस्क एनालिसिस होता है, जो आपकी एक रिटर्न लेने की क्षमता है, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो सकता है ये सारे प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर? 100%। बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब मैं 16 साल का था तब मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, मैं सिर्फ 11-12 स्टैंडर्ड में रहूँगा अप्रॉक्सीमेटली, और रैंडम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहा था। तो मैंने थोड़े पैसे कमाए लेकिन उससे ज़्यादा लॉस कर दिए। बट अगेन आई स्टार्टेड माई जर्नी एट द एज ऑफ 18 आफ्टर लर्निंग फ्यू थिंग्स, एंड देन मेरे रिटर्न्स अच्छे बनने लगे। इवन आज भी मेरी कंपनी के अंदर भी मेरे मल्टीपल डिसीजंस जो है ना, वो सही इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि मैंने उन प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर कुछ रूल्स सीखे हैं, कुछ सिस्टम सीखी है। भले हमें लगता है कि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट के अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स थे, ऐसी रूल्स और सिस्टम्स थी जिसको मैंने अपनी लाइफ में भी यूज़ किया, और मेरे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में तो होता ही है। करेक्ट सर। सो आपके हिसाब से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एनालिस्ट जो है, जो आपका एनालाइजिंग पावर है, कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक में राइट टाइम पर एंटर करना है, राइट टाइम पे एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है या तो लॉस को क्लोज कर देना है,
वो हम ये प्रोफेशनल डिग्रीज के जो नॉलेज है उसे हम काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यस यस डेफिनेटली। और मैं जब भी किसी स्टूडेंट को मिलता हूँ या मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बिकॉज आई हैव बीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू नो, आई माइट हैव मेड 40-50 lakhs इन अ ईयर। तो लवली। जस्ट बाय ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग इज सेपरेटली। तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमको भी आपके जैसा ट्रेडिंग करना है। मैं बोला डेफिनेटली यू कैन डू इट। बट अब मैंने ना 10 साल उस फील्ड को दिए, और वो 10 साल की नॉलेज आज एक्यूमुलेट होके मुझे उतना रिटर्न बना के दे पा रही है। Can I make a timeline that it has to be student, then knowledge, and then investment, and not investment directly? I think so. You learn from your mistakes, and then you took up the right knowledge, and now you are a better investor today. यस यस करेक्ट। मैं तो सच में यही लोगों को भी समझाता हूँ कि देखो, मैंने जो गलती की है वो मत करो, बिकॉज मेरे पास पैसे थे, मैंने गवा दिए। अगर शायद वो नहीं गवाए होते तो आज मेरा कैपिटल शायद 4x होता, है ना। तो लोगों के लिए सही इन्वेस्टमेंट या सही एडवाइस यही होगी कि पहले आप सीखो। और देखो, जो पर्सन की एज 40 हो गई है या 50 हो गई है, वो एक बार के लिए सोच सकता है कि यार मैं तो अभी मेरे करियर में सेट हूँ, तो मेरे को क्या सीखने की ज़रूरत है। दैट माइंड बी अ माइंड सेट, जनरली होना नहीं चाहिए, बिकॉज एंड कभी नहीं होता है। आप चीज़ें रोज़ सीखते हो। आज बड़े बड़े बिलियनर्स है, दे आर 60, दे आर 70, स्टिल दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स। तो एंड नहीं होना चाहिए। बट ये जो यंग जनरेशन है ना, उन लोग को मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि आपका ये सही समय है चीज़ों को सीखने का। ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन के बाद अपनी जॉब के साथ कर लो या अपनी पढ़ाई के साथ कर लो, बट कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज लो, कुछ ऐसी डिग्री करो जिससे आपको वो नॉलेज मिले। आज हम आपके साथ ऐसे नए एवेन्यूज़ की बात करने वाले हैं जो आपका नॉलेज प्रोसेस जो है, या तो आपकी जो इनकम की जो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे आज, राइट। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए या साइंस स्टूडेंट के लिए होता है एक बैंक में काम करना। तो हमने सबने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम सुना है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए एक एनालिस्ट का जॉब होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, लोगों के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, उसके डिसीजन पे बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट और लॉस बनता है, करेक्ट। राइट। सो डू यू थिंक दैट टेकिंग अप अ प्रोफेशनल डिग्री देयर अगेन विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टमेंट बैंकर? आई थिंक ऑफकोर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा करियर है। मतलब शायद ही कोई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार मुझे इधर नहीं जाना है। जनरली मैं जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स से मिलता हूँ ना, तो सबके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि यार बैंक में अच्छी सी जॉब मिल जाए। बट देखिए, बैंक में अलग अलग रोल होते हैं, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करियर एस्पेक्ट कैन बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर शायद मल्टीपल रोल्स होंगे, और वो मल्टीपल रोल्स में से अगर उनको एक कोई अच्छा रोल मिल जाए, आई एम वेरी श्योर दे विल बी मेकिंग इन क्रोर्स। Okay, so investment banking is a go-to employment today. So one of the major investment bankers role, अगर आप देखते हो across the globe, देखे अगर आप US में भी देख ले, तो उसका एक basic qualification होता है what is known as a CFA, a financial analyst जिसको हम बोलते हैं। It's a US degree जो 160 countries में approved है ये। तो उससे आप investment banker काफ़ी अच्छी तरह से बन जाते हो। इंडिया में तो ऐसा ही चलता है ना कि दूल्हा अगर बैंकर है तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ गर्ल आर मच हायर। करेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि बैंक जॉब्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप CFA करते हो तो आप में वो एक एपिटाइट आ जाता है कि आप एक कैलकुलेटिव माइंड में आ जाते हो कि सही तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। सो आज हम और आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये CFA जर्नी को आगे लिया जा सकता है। मेरा मेरा बस आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हर कोई ये सोच रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है। जनरली मैंने देखा है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं किसी बच्चे ने कॉमर्स ले भी लिया, 11th-12th उसने कॉमर्स में पढ़ लिया। अब 12th के बाद उसका एंड गोल है मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के करियर में जाना है, क्योंकि यार उधर पैसा बहुत है। मैंने बहुत बार सुना है कि यार फ्रेशर को भी 20-20 लाख का पे पैकेज मिल रहा है, एंड बहुत जगह पे भी ये सही भी होगा। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि यार बच्चा 12th के बाद ही सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तैयारी कर ले? या सर, सो द CFA का जो रजिस्ट्रेशन था पहले 2023 तक, CFA करने के लिए आपको एक ग्रेजुएट होने की ज़रूरत थी। यू हैड टू बी अ ग्रेजुएट। करेक्ट। अभी वो लिमिट जो है वो 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम तक ला दी गई है। प्लस उसमें कोई भी स्ट्रीम का रुकावट नहीं है। अगर आप कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, यू कैन स्टिल परस्यू CFA। सो देर इज़ नो हिंडरेंस। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कॉमर्स वाला हूँ तो ही मैं CFA कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो बच्चे लोग को अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो सोच रहे थे MBA फाइनेंस करने के लिए, बट नाउ दे हैव मूव टू CFA एज अ डिग्री बिकॉज दैट हेल्प्स देम मच बेटर।
सो बीटेक प्लस सीएफए है, पहले एक ऑप्शन हमेशा एमबीए रहा करता था। बट एमबीए कॉलेजेस का एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस में नहीं जा पाते हो तो फिर उसकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी ग्रेट नहीं होती, यू डोंट एंड अप गेटिंग अ गुड जॉब। जबकि सीएफए में ये प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार सीएफए बन गए तो आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होना श्योरिटी के साथ होता है। करेक्ट, तो करेक्ट। सीएफए इज़ अ ब्रिलियंट कोर्स टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। दूसरा, एक डिमांड बहुत बढ़ रही है, जैसे आई स्टे इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, हम दोनों मुंबई में रहते हैं। तो ऑर्डिनरीली हम लोग ने देखा है ना कि हम लोग मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। सो लेट्स से आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 10। अगर कोई मुझे पूछता है क्या आप पैसे बना रहे हो, द आंसर इज डेफिनेटली येस, आई एम मेकिंग मनी। बट डू आई हैव टाइम टू इन्वेस्ट दिस मनी? डेफिनेटली नॉट। मेरे पास वो टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है उसको फॉलो अप करने के लिए। तो मुझे एक अच्छे पीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। पीएमएस इज समबडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू मेक अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट, जिसका वो स्किल सेट है, उसके पास वो स्किल्स है कि वो मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है। सर पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? तो सर इट्स अ बुके। मेरा इंश्योरेंस वो देखता है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वो देखता है, मेरा कार इंश्योरेंस वो देखता है, मेरा इन्वेस्टमेंट वो देखता है, मेरा फिक्स डिपॉजिट वो देखता है। इनफैक्ट टू अ सर्टन एक्सटेंट मेरे सीए के साथ वो मेरा रिटर्न भी भर देता है। तो मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो सारा ये रोल प्ले करता है, और उसके लिए एक सीएफए डिग्री इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो बेसिकली मतलब ऑफ कोर्स मैंने सीएफए नहीं किया था, बट मैंने सीएफए इंस्टीट्यूट का एक कोर्स था, सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन, वो कंप्लीट किया था। तो मुझे भी उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखने मिले रिगार्डिंग दी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, देन दी डेरिवेटिव्स, देन दी इक्विटी मार्केट एंड सो ऑन। बट ऑफ कोर्स ये एक एड ऑन हो सकता है। और आज के टाइम में बहुत सारे यंग बच्चे जो है, मतलब जो स्टूडेंट्स क्राउड है जिसको मैं कह सकता हूँ, उनको सबको मार्केट में आना है। स्टॉक मार्केट में मेरे पास हर महीने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 400-500 बच्चे सीख के जाते हैं। सालाना हम लोग करीब 20-25 हज़ार लोगों को सिखा देते हैं। और उसके अंदर मैंने एक ही चीज़ कॉमन देखी है, दैट एवरीवन वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। बट आई डाउट कि हर कोई बना भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि So I'll share a very good experience, sir, with you. Taking on that same line, I was taking a seminar in undergraduate college. तकरीबन 600 बच्चे मेरे ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे और मैं उनसे बात कर रहा था, और मैंने उनको पूछा कि आप में से कितने लोगों ने एक ब्रोकिंग ऐप पे एक्टिव काम किया हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली 80-85% स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड सेइंग दैट वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऐप। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग मार्केट में, एक्विटी में, एज अ रिटेल इन्वेस्टर या तो सम अदर मीडियम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। सो दैट इज़ अ वेरी एनकरेजिंग नंबर। बट स्टिल आई गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल डेटा जो मैं सर के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज की तारीख में भी खाली 8.2% से 9% जनता इंडिया की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। खाली 9% पॉपुलेशन आज इंडिया की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। मगर हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो टोटल है वो तकरीबन 50.78 ट्रिलियन है, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर का जो कंपोनेंट है वो है तकरीबन 91.1%। दैट मीन्स आज एक आम जनता के हाथ में जिसके पास मोबाइल है वो डेफिनेटली रिटेल मार्केट में कहीं ना कहीं इक्विटी का स्टॉक खरीद रहा है और बेच रहा है। मगर क्या ये 91% पॉपुलेशन के पास वो नॉलेज है, वो स्किल है प्रॉफिट बनाकर बाहर निकलने की? देखो, मुझे तो पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और इसका एक क्लियर रीज़न भी है, और वो मैं इसलिए दे सकता हूँ बिकॉज सी आई हैव अराउंड 14-15,000 क्लाइंट्स, एंड आई एम डूइंग दिस ब्रोकिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। सो आई हैव सीन कि लोगों के माइंडसेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। अब मान लेते हैं कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, या एमबीए कर लिया है। उसके बाद ना वो जॉब पे ज़्यादा फोकस करता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ये फोकस करता है कि मेरे एम्प्लॉई से बेटर आउटपुट लाऊं। तो वो दिन का 6 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा काम ही कर रहा होता है। अब अगर इतना सारा वो काम कर रहा है, बहुत बार तो घर आके भी काम करना पड़ रहा है, तो उनके पास ना एक अपॉर्चुनिटी कम होती है एनालिसिस को देखने की, सीखने की, या कुछ नया करने की। दे आर मोर लाइकली कि यार मार्केट में जो हो रहा है एक रैंडम डिसीजन ले लूँ। बट वही मैं अपोजिट बात करूँ तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड के बाद अपने वेकेशन का टाइम यूज़ करके मार्केट सीख लिया। बिकॉज सी स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। मतलब मुझे लगता है कि यार मैंने जितनी चीज़ें स्टॉक मार्केट में देखी है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि कोई सीख ना पाए। बहुत बार साइंस के बच्चों को भी मैंने सिखाया है। तो 12th के बाद जो लोगों ने सीख लिया ना, बाय द टाइम दे बिकेम ग्रेजुएट, उनको मार्केट ऑलरेडी सब आता था।
and they were making good money. So can I say the focus is on understanding the basic principles of the market? यस कोई भी चीज़ में देखिए ये साइंटिफिक रूल है कि अगर आप कोई भी चीज़ को बेस से समझ लो ना, उसके फंडामेंटल्स को समझ लो ना, एक बार अच्छे से सीख लो ना, यू कैन मास्टर दैट्स। एंड विदाउट लर्निंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब सीखने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर कोर्स में सीख लो, आप चाहो तो रेंडमली सीख लो, बट ऑफ कोर्स कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइंड कोर्सेज जो होंगे वो आपको एक बेटर नॉलेज देंगे। एंड आई विल ऑलवेज से कि एक प्रोफेशनल डिग्री ना आपके नाम के आगे लगने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज मैंने पर्सनली ये देखा है, आई वॉज विजिटिंग फैकल्टी इन सम ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस एट वेरी यंग एज। उन्होंने मेरे को वो आई थिंक पढ़ाने इसीलिए दिया क्योंकि मेरे नाम के आगे वो प्रोफेशनल डिग्री थी। That acceptance is there. करेक्ट। और स्टूडेंट्स भी देखते कि यार ये बंदे ने अगर ये 1 2 3 4 5 डिग्रीज ली हुई है तो उसके पास वो नॉलेज होगी। एंड दे दैट सेम रूल अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू। जितनी भी ऑडियंस आज देख रही है ना, अगर उनके नाम के आगे एक प्रोफेशनल डिग्री लग जाए ना तो उनके नॉलेज की वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो ये नॉलेज जो लेना है हमें वो काफ़ी अवेलेबल हो गया है अभी। एज यू से दैट लिबरलाइजेशन है, तो यहाँ बैठकर हम बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं। यही वीडियो में मैंने आगे बताया था कि CFA इज़ अप्रूव्ड बाय 160 कंट्रीज़। सो गया वो ज़माना जब मैं US में लैंड करता था, मुझे वहाँ जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर जॉब लेनी पड़ेगी। आज मैं एक CFA यहाँ कंप्लीट करके सीधा US में वर्क वीज़ा लेकर काम कर सकता हूँ। ऐसी 160 कंट्रीज़ है जो इसको एक्सेप्ट करती है। तो आज कैसा है ना कि इंडिया में बैठकर पढ़ना काफ़ी आसान हो गया है, स्पेशली इंटरनेशनल डिग्रीज और एक्सेप्टेंस भी आ गया है, राइट। बाद में वो आप ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, विच इज़ यू नो लाइक अ बेसिक थिंग जो आपको करना ही है, मगर उसके साथ आप एड ऑन क्या कर सकते हो। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब रिसेशन आया, राइट, बहुत सारी कंट्रीज रिसेशन के थ्रू जा रही है, तो बहुत सारे लोगों का जॉब जाता है वहाँ, करेक्ट। राइट। तो अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है तो उसके 2 फायदे। एक, आपको निकाला तुरंत नहीं जाएगा बिकॉज यू आर एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। दूसरा, अगर आपको निकाला गया तो वो प्रोफेशनल डिग्री के साथ अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, आपकी क्षमता बहुत कम है पैसों की, तो अगर आप वही कैपिटल लेकर अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आप काफ़ी सारी इनकम बना सकते हो। दूसरा एक एक्सीलेंट स्टूडेंट नज़रिया है जो मैंने मेरे लाइफ में सीखा था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी मार्केट। इफ़ आई मेक मनी थ्रू हार्ड वर्क, आई विल बी एबल टू अपग्रेड माई सेल्फ फ्रॉम नेसेसिटी टू कम्फर्ट। मगर अगर मुझे नेसेसिटी टू कम्फर्ट टू लग्जरी जाना है तो मुझे स्मार्ट मनी बनाना पड़ेगा। करेक्ट। जब मैं मेरा काम कर रहा हूँ तभी भी मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। हाँ। जब मैं सो रहा हूँ तभी भी मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। करेक्ट। जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं गार्डन में घूम रहा हूँ, तभी भी मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल बाय बीइंग अ डायरेक्ट इन्वेस्टर इन द इक्विटी मार्केट। करेक्ट। करेक्ट। और ये मैंने बहुत बार देखा है, इवन इफ ये मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी रहे हैं, दे आर लाइक मेरे पास ये 20 लाख का कैपिटल है, अभी मैं इसको FD कर देता हूँ। ऐसे लाइक 20 लाख के कैपिटल में आप FD भी कर लोगे 7-8% पे आप क्या ही कमा लोगे, और मैं टैक्स हटा दूँ ना तो 5% हाथ में बचेगा, हार्डली 1 लाख। तो 1 लाख रुपया आपने बनाया पूरे साल में, यार इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। बट वही सेम पैसों को अगर आप स्मार्टली इक्विटी मार्केट में चैनलाइज करो, ऑफ कोर्स देयर इज हाई रिस्क, बट अगर आप सीख के करोगे, नॉलेज के साथ करोगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओगे, तो डेफिनेटली पूरा पैसा नहीं डूबेगा। क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि भाई इक्विटी मार्केट इंडिया का पूरा डूब जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो की एक आध कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और एनालिसिस के साथ आपके राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज यू कैन ईजिली मेक अराउंड 20-30% रिटर्न। इफ़ यू विल सी, अगर आप कंपाउंडेड बेसिस पे 20-30% रिटर्न भी बनाओ ना, तो ये आपके 20 लाख रुपए जो है ना, वो 5 साल बाद ऑन एन एवरेज 1 CR के ऊपर ही होंगे। मतलब आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी 1 करोड़ रुपए को आप कहीं पे रख लो, यू विल बी मेकिंग 20 लाख रुपीज़ पर एनम का पैसिव इनकम, जो लोगों को पूरा साल नौकरी करके भी नहीं मिल रहा है। सो समटाइम्स आई थिंक के मेहनत करो, अच्छी जॉब लो, क्योंकि कैपिटल वहीं से बिल्ड होगा, लेकिन उसके बाद सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करो। सो इनफैक्ट मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरे पास 1 रुपये का भी फिक्स डिपॉजिट नहीं है। आई डू नॉट इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट एट ऑल। I want to maximize my money. I want to maximize the return that I'm getting on my money. So I work hard, I make money, I invest it in the right way. सही जगह पे इन्वेस्ट कर कर वहाँ से मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ बैठे हुए हर एक व्यूअर को अगर आपको पैसिव इनकम बनानी है, मतलब विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क,
if you invest right, you can gain money right? So that's the करेक्ट whole objective of today's video that we are looking at it. करेक्ट करेक्ट सो आई थिंक डेफिनेटली ये एक राइट अप्रोच होगा। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सर ने मुझे 2-3 बार पहले भी बोला था कि हमारी जो मेजर ऑडियंस है ना, उनको इक्विटी के बारे में कुछ समझना है या इक्विटी मार्केट से कैसे पैसे बनाने वो सीखना है। तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट तो एक तरीका है ही है, इसके साथ आपका करियर या आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में एक ऐसा करियर है जो इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट के पूरे एरिया को टारगेट कर रहा है। मतलब आपको म्यूचुअल फंड में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, या डायरेक्ट इक्विटीज़ में जाना है, या इवन डेरिवेटिव्स मार्केट में जाना है, आपको ये सब एरिया का नॉलेज मिल सकता है इस एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर बनाना है, अच्छी जॉब चाहिए जहाँ पे आपको 20-25 लाख का पे पैकेज मिल सके, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कुड बी अ गुड करियर फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर सच में एज एन ऑडियंस आपको जानना है कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक सही पाथ क्या होगा, मतलब अगर सच में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है, सो व्हाट इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड कि यार मेरे को पहला स्टेप ये लेना है, दूसरा ये लेना है, तीसरा ये लेना है, सो दैट बाय द टाइम आई बिकेम ग्रेजुएट मेरे पास एक ऐसी डिग्री हो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में मेरे को एक बड़े लेवल पर लेके जाए, और कम से कम यार 20-25 लाख का पे पैकेज तो दिलवा दे। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब बच्चा ग्रेजुएशन के साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाए? डेफिनेटली सर। तो अभी जो कोर्स चल रहे हैं, अभी जो एजुकेशन पॉलिसीज चल रही है, तो उसमें CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी बहुत इंडिया में डिमांड है, राइट? बहुत सारी डिमांड है। नॉट इट इज़ नॉट समथिंग कि भाई जो कॉमर्स वाला है वो ही कर रहा है, साइंस वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, और कॉमर्स वाला भी कर सकता है। और उसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 10+2 कंप्लीटेड होना चाहिए। मतलब आपका 10th ईयर, मतलब 10वीं आपकी कंप्लीट है, और 2 साल का आपका जो जूनियर कॉलेज है वो आप कंप्लीटेड हो, उसके बाद आप CFA कर सकते हो। CFA में 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज को स्टेजेस में हासिल करना पड़ेगा, एक साथ तो पूरा नॉलेज आने नहीं वाला है। करेक्ट। तो दैट इज़ लेवल 1, जिसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास होना है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। मतलब जब आप अपनी कॉलेज छोड़कर बाहर निकल रहे हो, कैंपस के दरवाजे के वो बाहर जा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम गोइंग टू से दैट आई एम अ CFA लेवल 2 क्लियर्ड। सो उसका बहुत वजन है। आज अगर मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ मेरे बच्चे लोग का और ये सब, तो हमें बहुत ही एम्बिशियस प्लेसमेंट मिल रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये सारे सेलिंग जॉब्स नहीं है। यू आर नॉट सिटिंग फॉर द बैंक एंड सेलिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये नहीं कर रहे हो आप, इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हो। आपको एक प्रॉपर ऑफिस जॉब मिल रहा है, वाइट कॉलर जॉब जिसको बोल रहे हैं, जहाँ आप काफ़ी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने लेवल 1 लेवल 2 के दौरान बहुत सारा एनालिटिकल काम सीखा होगा। जी, तो इसके जो सब्जेक्ट्स है वो आपको एक पॉसिबिलिटी देते हैं, वो एक आपको रिसर्च बनाकर देते हैं जो आप डिसीजन ले सकते हो। इवन राइट। इवन मैंने सुना है कि जो ये बिग फोर्स की लोग बात करते हैं दैट दे आर CA फर्म्स एंड बट उनका मेजर रेवेन्यू आई थिंक ऑडिट के जगह पे एडवाइजरी से ज़्यादा आता है। सर आज कैसा है ना कि CFA का सबसे मेन रोल है एडवाइजरी। अगर आप बिग फोर में देखो तो मेजर इनकम जो बिलिंग हो रही है वो एडवाइजरी हो रही है। ओके। जैसे कंपनी A शुड टेक ओवर कंपनी B, हम्म। तो उसका जो फाइनेंशियल्स है वो शायद एक चार्टर अकाउंटेंट चेक करता है। हम्म। बट सिनर्जी बन रही है नहीं बन रही है, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा इसमें, ये सिनर्जी कौन चेक करता है? तो एक एनालिस्ट चेक करता है। सपोज आप 10 रुपया कमा रहे हो, दूसरी कंपनी 20 कमा रही है, अगर टोटल मिलाकर 30 कमा रहे हैं हम लोग, तो वो सिनर्जी नहीं बोलते उसको। दोनों को मिलाकर अगर हम 40 कमा रहे, तो देन द मर्जर एंड एक्विजिशन मेक सेंस। तो इसका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो भी CFA आपको देता है। इवन दी वैल्यूएशन। यस सर। और इक्विटी मार्केट में तो मैं देख रहा हूँ कि रोज कोई ना कोई मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, ये कंपनी इसको एक्वायर कर रही है, तो डेफिनेटली CFS का रोल यहाँ पर है। सर अगर आप IPO मार्केट में देखो तो भी उसमें CFA वाले लोग बहुत इनपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या पॉइंट पर प्राइस बैंड रखना चाहिए, ओके। राइट? कितने इक्विटी शेयर्स को अभी बेचने चाहिए, राइट? ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी का क्या हो सकता है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, शायद सम अदर वीडियो में हम कवर करेंगे कि जहां कितनी कैपिटल की आवश्यकता है कंपनी को, कितना परसेंटेज उनको अभी सेल करना चाहिए इन द ओपन मार्केट, कितना रखना चाहिए, कितना आगे जाके हमें लगेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो उसमें भी एक CFA प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन टेकिंग दोज डिसीजंस।
इनफैक्ट देयर इज अ सब्जेक्ट नोन एज इक्विटी रिसर्च, जिसको हम फाइनेंशियल एनालिस्ट के एंगल से देखते हैं, जो उसको कवर किया जाता है। आई होप मुझे भी बहुत जल्दी कोई CFA की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वी आर ऑल्सो रेजिंग फंड्स नाउ। तो हमारी कंपनी में भी शायद वैल्यूएशन बढ़ते जाए, हम लोग फंड रेज करें, तो मुझे भी CFA की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली सर, वी कैन डू दैट। ओके, सो 12th वाले तो ये कर सकते हैं, मतलब जो लोग ने अभी 12th कंप्लीट किया है एंड इफ़ दे आर थिंकिंग के फ्यूचर में मुझे कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है लाइक CA CS, तो अभी एक और ऑप्शन हो गया कि CFA भी कर सकते हैं। बट क्या ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट है या ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको भी शायद ये अपग्रेड कर सकता है कि यार अभी भले मैं X लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लूँ तो मेरा प्रमोशन हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? सर, इसको हम अपस्किलिंग बोलते हैं, जो आज मार्केट नीड है। ओके। अगर आप अच्छी तरह से कोई कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हो, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट पगार आपका आएगा और आपको नहीं निकाला जाएगा? तो CFA डिग्री के लिए देर इज़ नो एज क्राइटेरिया, प्लस देर इज़ नो अटेम्प्ट क्राइटेरिया। मैं तो कोशिश करूंगा कि आप फेल ही ना हो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्लियर हो जाओ। हाँ। बट कहने का मतलब ये है कि सर देर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट, राइट। इनफैक्ट हम एक सीनियर बैच भी रन करते हैं, जो 40 एंड अबाउट वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स जिसको बोलते हैं। हाँ। तो उनके लिए अलग से पढ़ाना होता है, क्योंकि उन लोग का नॉर्मली कैसा होता है, दे आर बिजी विद देयर वर्क, तो सैटरडे संडे को ये लोग पढ़ सकते हैं। और साल में 4 बार एग्जाम आ रही है, तो एक एडवांटेज ये है कि साल में 4 बार एग्जाम आ रही है, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। जैसे नॉर्मल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैसा है ना, कि भाई मैं फेल हो गया, मुझे 1 साल रुकना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट लेने के लिए। हाँ। तो शायद ये एक एडवांटेज है, दैट एंट्री पॉइंट काफ़ी सारे हैं, आप बहुत बार एग्जाम दे सकते हो और साल में रिपीटेडली दे सकते हो। ओके। So that is a very big advantage that you are having. Plus all those students who are currently working in an MNC, जिसकी हेड ऑफिस शायद इंडिया के बाहर है, हाँ। और उन लोग को एक प्रोस्पेक्ट मिल रहा है कि क्या आप शिफ्ट होगे, तो CFA डिग्री एक एड ऑन एडवांटेज है आपको ओवर एंड अबव योर ग्रेजुएशन, राइट। आई एम कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ MBA finance students coming and telling me, sir, I wish to do CFA. ओके। Because in MBA finance, what they do is they broadly explain you what is finance. But what to invest, how to invest, how much to invest, where to invest is it's a very big thing to understand. Correct. So that is a reason that having the right professional knowledge is going to be very, very crucial. ओके, सो बेसिकली ये सबके लिए है, इररेस्पेक्टिव यू हैव जस्ट कंप्लीटेड द 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इवन MBAs, सब लोग ये कर सकते हैं। Sir, my oldest student right now is 49 years of age, whom I'm teaching right now, and he's learning CFA from me. He runs his own company, but he feels that he should do this CFA to make better decision making in his own company. आई अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मेरे पास भी ना 2 महीने पहले एक मेरे पहचान के मैम थे, उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया था कि एक पर्सन है हु इज़ राइट नाउ 36-37 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ, एंड ही इज़ ऑलरेडी अ CFO इन दी कंपनी, और वो कंपनी एक्चुअली में वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस करती थी। अब ये CFO था, इसको वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस समझ में तो आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि सेबी ने कुछ नए रूल्स निकाले थे जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम मैंडेटरी किया कि इफ़ यू वांट टू रन अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म एंड इफ़ यू वांट टू बी की पर्सनल इन देयर, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। तो वो बंदे को सीखना था, एंड आई सेड ओके आई कैन टीच। तो आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपग्रेड करने के लिए या लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। सर, वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये जो CFA है जो हम परस्यू कर सकते हैं, इसका सिलेबस है ना हर साल अपडेट होता है। ओह। सो जो नए रूल्स आते हैं, हाँ। जो नए इम्प्लीकेशन आते हैं, तो जो कॉमर्स की जनता है उन लोग को मालूम रहेगा कि सर एक ज़माने में इंडिया में मिनिमम सब्सक्रिप्शन खाली 25% होना चाहिए था। तो अगर आपका IPO आ रहा है, ओनली 25% वॉज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, टुडे इट इज़ पुश टू 90%। करेक्ट करेक्ट। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है वो है अंडरराइटर्स को फायदा हुआ है। दे हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी वंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन पुश टू 90%। करेक्ट। सो कल जाकर आपकी कंपनी को अगर लिस्ट करना है, IPO लाना है, तो आपको एक फियर है कि 90% मेरा कहाँ से आएगा। सपोज पब्लिक 90% जनता ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, फॉर्म ही नहीं भरा, तो मेरी कंपनी फ्लोट ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें सर हम लोग कवर करते हैं इन द क्लासरूम ट्रेनिंग, Correct. राइट। सो ये सारे एक एडवांटेज है ये डिग्री को परस्यू करने के लिए। Okay. एंड इट इज़ नॉट जस्ट एडिंग वन मोर डिग्री, यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ विजन, you are adding a lot of knowledge, right? Yes. Let's assume that you retired with 2 crore rupees in your pocket at the age of 60. Are you going to put it in a fixed deposit and earn 7-8% on it? And out of that 7-8%, again, you will end up paying 30% tax slab. Correct.
तो आप घर पे कितना लेकर जाओगे भाई, राइट? सो इट्स नॉट ग्रोइंग एट दैट वन. सो लेट्स से इफ आई हैव 2 crore at the 60th year on my life, I want to use my professional degree so smartly that I will make that 2 crore to maybe 5 crore or 6 crore. So by the time I die, there is a sufficient money lying for the next generation to use it. करेक्ट करेक्ट आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे HNIs जिसको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, दे हैव crores ऑफ रुपीज़ एंड दे कम टू मी लाइक यार इस पे कुछ रिटर्न्स बन सकता है बिकॉज दे हैव केप्ट इन टू FD एंड उनको 7 to 8% रिटर्न मिल रहा है. पहली चीज़ तो मैं उनको यही बताता हूँ कि सर आपने इतने साल जो वेस्ट किए ना वो एकदम मतलब वेस्ट ही हो गया, क्योंकि 7-8% पे तो यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपका पैसा तो एक्चुअली में ग्रो ही नहीं हो रहा है. यू आर नॉट इवन एबल टू बीट द इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्स. तो हम उनको ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, इफ़ लोगों ने नाम सुना होगा, आई डोंट नो, AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. वहाँ पे ऑन एन एवरेज 25-30-35% रिटर्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब आप सोचो, जो बंदा 7-8% रिटर्न बना रहा था जस्ट बिकॉज उसको नॉलेज नहीं था, उसको करना कुछ नहीं है, खाली एक राइट प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कुछ होता भी है, वो खाली 7-8% बना रहा था. अब मैंने उसको सिखाया कि भाई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये होता है, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन है और इतना रिटर्न बनेगा. बोला ठीक है सर, हम डिसीजन ले लेते हैं. एंड नाउ ही इज मेकिंग 30-35% पर एनम रिटर्न. सर CFA लेवल 1, 2, 3 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करके एक सब्जेक्ट है ओके, जो आपको बताता है कि equity is not the only market that you can invest. करेक्ट. Whether it's gold or it's bond market, right? या तो real estate. हाँ तो ये सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कवर किया जाता है. सो इट इज़ नॉट ओनली इक्विटी सेंट्रिक कि भाई हम लोग इक्विटी ही बात कर रहे हैं. हाँ. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है सर, कभी भी क्या होता है ना सर, इट्स लाइक अ पेंडुलम, राइट? गोल्ड बढ़ रहा है, वील शिफ्ट आवर इन्वेस्टमेंट टू गोल्ड. जिस दिन गोल्ड लूजेस इट्स शाइन, वी कैन गो बैक टू इक्विटी. करेक्ट When equity and gold both are struggling, we can put our money into real estate. करेक्ट. So idea is to create a beautiful bouquet which gives you the maximum return. So this education helps you to take that on. सो बेसिकली हमारे टाइम पे मतलब मैंने जब आई थिंक 12th कंप्लीट किया तो मेरे को ना 2 ही ऑप्शन दिखे थे, और पब्लिक ने भी यही बताया, क्योंकि मुझे तो एज अ 12th स्टूडेंट मुझे कितना ही नॉलेज होगा, मैंने कितनी ही दुनिया देखी होगी. तो हर कोई बोलता था CA कर लो या CS कर लो, बिकॉज आई वॉज सो गुड विथ नंबर्स, तो एवरी वन सजेस्टेड CA. बट मेरे को एक डर होता था कि यार मैं CA करूँगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तो मेरे को सेकंड बेस्ट ऑप्शन लेना है CS. एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर CS. मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि एज अ स्टूडेंट लेवल ना उनको नहीं पता होता है कि CA डिग्री में क्या है या CS डिग्री में क्या है, अनलेस एंड अनटिल कोई उनको एक्सप्लेन करे. अब मैंने CS में एडमिशन ले लिया, मुझे बताया गया था कि भाई थोड़ा बहुत लॉ पढ़ना होगा, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई केम टू नो कि यार इतना हैवी सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर है. तब डर लगता था, बट लकीली आई क्लियर्ड इट. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक एज वेल एंड आई कंप्लीटेड माई CS इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरी आई रियलाइज कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है. इवन आज मेरी कंपनी के अंदर आप मानोगे नहीं सर, मेरे पास हर सवाल का जवाब रहता है मेरी कंपनी को मैनेज करना है, तो बिकॉज आई एम अ CS, तो मुझे पता है कोई आके मेरे को उल्लू नहीं बना सकता कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन का 2 लाख रुपया होगा. आई नो भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन 15-20 हज़ार में भी हो जाता है, एंड दिस इज अ प्रोसेस, मैं खाली उसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे कर दो. इवन आई नो एवरीथिंग अबाउट द कंप्लायंसेस बिकॉज आई कंप्लीटेड दिस. तो यस, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हमें ग्रूम करती है, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में डालती है जिसमें हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमारा डेडिकेशन, हमारा मेहनत करने का जो ये कहते हैं ना एक ताकत आ जाती है कि यार अपन इतना पढ़ाई किए, इतनी चीज़ें सीखे, तो अब दुनिया थोड़ी आसान लगने लगती है. सो आई थिंक यस, प्रोफेशनल डिग्रीज आर टफ इनफ टू क्लियर, बट फिर भी वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर सकती है. Sir, I would like to end this conversation in a very beautiful way. तो सर 30 years बैक अगर मैं रिवाइंड करूँ तो मेरा माँ बाप के एक ही होप था कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट बने. फिर एक जनरेशन आई, शायद 1.5 decade जो आपकी जनरेशन है, तो उसमें ऐसा हो गया कि आई नीड टू टेक एटलीस्ट 1 प्रोफेशनल डिग्री. हाँ, सब लोग बोलते थे ग्रेजुएशन के साथ कुछ तो कर लो. अभी अगर आप जेन जी और जो जेन अल्फा आ रहा है, तो इन लोग का जो कैपेसिटी है पढ़ने का, so they want to make quick money, at the same time they want to take quick degrees also. करेक्ट. तो अगर आप देखो तो मैं अभी एक फाइनेंशियल कॉन्क्लेव अटेंड कर रहा था, तो उसके 4 टॉप स्पीकर्स थे. 4 जो दे वर फंड मैनेजर्स इन सम कैपेसिटी, और दे वर बैंकर्स, टॉप CFOs of bank companies, etc., corporates. Most of them had a CA CFA as their degree. ओके.
right? Or they were doing some kind of financial risk management degrees. So they were into completely having CA, CFA, or a CA, FRM, or an FRM, CFA. So this was a wonderful combination. And let me tell you, these guys are 10 years younger to me, but they are making 4x more money than me. राइट सो दैट्स द रीजन दैट द नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, जो 2030 में हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट डेटा देख रहे हैं, उसमें कैसा होने वाला है कि एक डिग्री से आपका काम नहीं होने वाला है. इट कांट बी जस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री, इट हैज़ टू बी ग्रेजुएशन प्लस सम प्रोफेशनल डिग्री, ईदर इट इज CA और अ CFA और अ CS और अ CMA, whatever इट्स अवेलेबल, आपके जो चॉइस है. बट जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट है, अगर आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हो, इक्विटी में इन्वेस्टेड हो, या तो आपको टैक्स में बहुत अच्छा नॉलेज लेना है, तो CA CFA इज अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन टू गो अबाउट इट. एंड सर यू विल नेवर फाइंड समबडी हु इज अनएम्प्लॉयड इन दिस कैटेगरी. अगर आप ये 2 डिग्री या 3 डिग्री प्रोफेशनल की लेकर बैठ रहे हो, तो आई विल नॉट से दैट ये बंदे के पास काम नहीं है. मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल. उसके पास कहीं ना कहीं कुछ तो रोल मॉडल रहेगा ही जो वो जॉब करने वाला है. इवन मैं भी देखता हूँ, जब मैंने देखा है, बट लिंक्डइन पे बस 2 मिनट मैं ये बताऊंगा कि लिंक्डइन पे मैं जो देखता हूँ ना, कि बहुत सारी फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब ओपन होती है. मतलब डेफिनेटली डिमांड तो है, ये मेरे को उधर ही समझ गया कि यार डिमांड तो है इस चीज़ की, बट शायद लोग अगर वो फील्ड में और जाएंगे तो डेफिनेटली उनको वैल्यू मिलेगा. सो सर मॉर्निंग 9:30 मैं मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो नेक्स्ट टू मी एक वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग, जैसे हम बोलते हैं एक आम इंसान, इंडियन आम इंसान बैठा हुआ है. और 9:30 को वो अपने मोबाइल निकाल कर वो अपना पोर्टफोलियो देख रहा है. जब आप इंसान की शक्ल देखो तो आपको लगेगा कि ये बंदे के पास क्या रहेगा, 5,000 10,000, ये भी 1 लाख का पोर्टफोलियो लेकर खेल रहा है. तो द आइडिया इज वेरी सिंपल. देर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर एन एनालिस्ट जॉब टुडे. आज कैसा है ना कि पूरे भारत में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, पूरे इंडिया में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो तो आपको टेक्निकली कुछ नहीं दे रहा है. करेक्ट. तो सेविंग अकाउंट में पैसा पकड़ के रखना मेरे हिसाब से इट्स अ फाइनेंशियल क्राइम. हाँ. आपके हिसाब से तो क्राइम होना चाहिए, क्योंकि 3% 4% एनुअल रिटर्न तो कहीं आपको लेकर नहीं जा रहा है. हाँ. तो सिंपल है सर, उसको आपको मोबिलाइज करना है. तो Correct. कहाँ मोबिलाइज करना है, कहाँ पैसे डालने हैं, वो तो एक एनालिस्ट ही अच्छी तरह से कर पाएगा. हाँ, और इक्विटी मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अगेन मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, मतलब ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि सर आप कमा रहे हो तो यार हम भी चालू करते कमा देंगे. इट इज़ नॉट लाइक दिस. यू हैव टू लर्न. मैं मेरे पास आने वाले हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि भाई पहले सीखो. यू जस्ट लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यू लर्न सम फंडामेंटल्स, सम टेक्निकल्स, एंड देन कम टू दी मार्केट. सो एटलीस्ट यू विल मेक मनी, यू विल नॉट लूज मनी. एटलीस्ट मेरा एंड गोल ये है कि यार मैं जो कैपिटल लाया हूँ ना, वो गंवाना नहीं है. मेरे को उससे कुछ पैसा बना के जाना है. हो सकता है मैं 20% बनाऊँ या 40 बनाऊँ, बट पैसा बना के जाना है. तो उसके लिए वो राइट नॉलेज डेफिनेटली ज़रूरी है. So, sir, let's end this with a very positive note. It is knowledge, learning, and then investing, and not investing directly. Gain the knowledge, and you will have the financial gains. करेक्ट. सो डेफिनेटली आई होप ऑडियंस को भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि अगर आपको साल का 20-25 लाख बनाना है तो कौन सी फील्ड में बन सकता है, वो 20-25 लाख को करोड़ों तक लेके जाना है तो कौन सी फील्ड में बन सकता है. एंड आई होप सर आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे उस बारे में कि अगर किसी को सच में इस फील्ड में आना है तो क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं. We will share a number on that you can make a call, and we'll help you out what best can be done for you. आपकी प्रोफाइल चेक के बाद हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे आप अपस्किलिंग कर सकते हो, या तो आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो, या तो एक बेटर एडवाइजरी बन सकते हो. और अगर किसी को खाली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, क्योंकि ऑफकोर्स आई डोंट थिंक कि 20-30 मिनट या 1 घंटे के कन्वर्सेशन में भी वो पॉइंट इतना अच्छे से निकल के आया होगा, बट अगर किसी को आइडिया चाहिए कि मेरे को अगर इसमें करियर बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगी, तो क्या आपकी टीम उसके लिए गाइड कर सकती है? 100% वी विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, हाउ यू कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, व्हाट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट? सो टुडे अ यंगस्टर, लेट्स से एज ग्रुप maybe somewhere around 17-18 years of age, has a dream to become an investment banker. So I can help them, the team can help him how to gain that thing. Okay. Right? So we will definitely help you on those grounds. We'll be sharing a number on which you can WhatsApp us,
and then we can take it further from there. Oh, great, great. Definitely. So I also like this approach कि आप students को ऐसे बता रहे हो कि कैसे जाना है, not only, specifically selling only, but the education part is also important कि इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज हम भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जहाँ पे हम लोग फ्री में एजुकेशन देते हैं, लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं कि इक्विटी मार्केट एक्चुअली में कैसे चलता है, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. So I totally appreciate your efforts. Thank you. Thank you. Thank you, sir.